हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट नंबर सेकंड करा रहा था ना। 2 लेक्चर डाल चुका हूँ भाई। वो बहुत से को फर्स्ट लेक्चर नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि वो लाइव वाले ऑप्शन पर जाकर देखना है ना। वो फर्स्ट लेक्चर लाइव में लिया था, इस वजह से वो प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन वैसे वीडियो को शेड्यूल में नहीं आ पा रहा है ना। तो लाइव वाले ऑप्शन पर जाकर देखना, वहाँ से फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा आपको। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको कोशी रीमान समीकरण के बारे में बताया था। उस बेस पर क्वेश्चंस भी कराया था, 2 क्वेश्चंस कराए थे शायद उस लेक्चर में ना। तो भाई यार अभी इतना खास देखते हैं नहीं, जो इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं डालता है ना। फिर देखते नहीं, फिर उस वजह से 1-2 दिन का गैप दे देता हूँ। ये तो वीडियो तो कल डल जाती, पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लाइटिंग की, इस वजह से है ना। और भैया वो अलजेब्रा में यूनिट नंबर सेकंड आएगी ना, टर्म टेस्ट में। और इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं फिक्स, मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं स्टार्टिंग में। पहले मैं यूनिट कर पाऊंगा, है ना। क्वेश्चंस मेरे को मालूम हो गए हैं ना। कॉम्प्लेक्स में भी जहाँ तक कोशिश करूंगा भाई, है ना। वैसे तो आप कंप्लीट लेक्चर दो देखोगे ना, तो क्वेश्चंस तो इनसे बाहर तो जाना है नहीं, क्योंकि एक यूनिट के लगभग 5-6 लेक्चर हो जाते हैं। तो वैसे यूनिट नंबर फर्स्ट में करा चुका हूँ भाई, उसको सेमेस्टर के लिए तैयार करना। अब सेकंड उसी को समझ जाएगी अलजेब्रा में जिसने फर्स्ट पढ़ी है। अब वो 2 क्वेश्चंस तो आप रट जाएंगे, है ना। वो तो आप रट जाएंगे, और वो 2 क्वेश्चंस फिक्स भी हैं। तो इसके बाद मैं अलजेब्रा की यूनिट सेकंड करवा दूंगा, चाहे कॉम्प्लेक्स की शायद थर्ड भी करवा सकता हूँ, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं। वो मैं आपको करवा दूंगा, नो टेंशन रहना टर्म टेस्ट के लिए। लेकिन पहले मैं आपको इसी तरह शेड्यूल वाइज यूनिट सेकंड स्टार्ट कराऊंगा जब वो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा तो भैया कॉन्सेप्ट फिर साथ बताना पड़ेगा। इससे पहले मैं यूनिट करवा दूंगा, है ना। अब ये देखिए, क्वेश्चन पर नज़र मत डालना, उससे पहले टॉपिक के बारे में देख लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्रसंवादी फलन क्या होता है? हार्मोनिक फंक्शन प्रसंवादी फलन कहलाता है। इस बेस पर क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना। इस लेक्चर में मैं आपको 2 टॉपिक्स कराऊंगा, एक ये, इससे नेक्स्ट एक टॉपिक और करूंगा। एक फलन यू एक्स कोमा वाई किसी प्रांत डी में प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि वह एवं उसके प्रथम 2 कोटियों के अवकलन सतत हो। कैसे हो? सतत हो, तथा लाप्लास समीकरण को प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है भाई हमसे। वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, क्योंकि मैथ का ही तो काम है मेरे को, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में करवाऊंगा, नो टेंशन रहना, है ना। संतुष्ट करता है। एक फलन यू एक्स को वाई किसी प्रांत डी में प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि वह एवं उसके प्रथम कोटियों के अवकलन, प्रथम कोटियों के, प्रथम 2 कोटियों के, यहाँ तक लिखना भाई, प्रथम 2 कोटियों के, है ना। 2 बार अवकलन करना है, एक बार फिर सेकंड बार, ये लिख लेना। वहाँ प्रथम 2 कोटियों के अवकलन सतत हो, तथा वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। लाप्लास समीकरण ये होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर बराबर में 0। ये क्या होता है? लाप्लास समीकरण होता है। आप पढ़ चुके होंगे पहले फर्स्ट ईयर सेकंड में, है ना। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। थोड़ी डेफिनेशंस को समझने की कोशिश कीजिए। एक फलन यू एक्स को वाई है, जैसे ये फलन है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, ये दे रखा है, किसी प्रांत दिए प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि ये फलन
ये स्वयं सतत होना चाहिए तथा इसका आप 2 बार अवकलन करेंगे वो फलन आएगा वो सतत होना चाहिए। इसके साथ ये लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए, ये डेफिनेशन दर्शा रही है। तो आप इसको एक बार याद कर लेना, इसको लिख लेना, है ना? अब देखिए इस क्वेश्चन से आप समझिए, बुक में भाई ये एग्जाम्पल है ना, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, है ना? अब भाई लेक्चर से बाहर तो क्वेश्चन जाएंगे नहीं, क्योंकि 5-6 लेक्चर डालूंगा तो उनमें मैं हर टॉपिक से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा। तो मैथ्स में आपके अच्छे अंक आने चाहिए भाई, काफ़ी अच्छे से करवा रहा, है ना? शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आपको, नोटिफिकेशन देना, एक एक नंबर के आएंगे, फुल कंप्लीट यूनिट करवाऊंगा 4-4 सभी में, और शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। 35 नंबर में से 30 प्लस 25 प्लस आसानी से ठोक पाओगे ना। सिद्ध कीजिए फलन यू एक्स कोमा वाई, देखिए आपको फलन दे रखा है यू एक्स कोमा वाई बराबर एक्स क्यू माइनस 3x। हाँ एक बात सुन लेना, उससे पहले के लेक्चर में वो मैंने कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करवाया था ना भाई, उसमें लास्ट में थोड़ी गलती हो गई थी, वो गुणा वगैरह में शायद आयोटा में वहाँ गलती हुई थी। उसके लिए ऐसा करना, अगर किसी कहे तो आप समझ ही जाएंगे, खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना? नहीं तो किसी को समझ नहीं आया तो मेरे को मैसेज कर देना, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं नोट्स से फोटो कैप्चर करके आपको डाल दूंगा, ठीक है ना? हो जाती है भाई, एक बार ध्यान भटक जाता है ना क्वेश्चन पे, ऐसे फिर आ ही नहीं पाता, बोर्ड पे नहीं आ पाता है ना, वैसे तो आ जाता है एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर। एक प्रश्नवादी है तथा इसका संयुग्मी वी एक्स को वाई ज्ञात कीजिए। आपको पहले प्रूव करना है कि प्रश्नवादी फलन है तथा इसका संयुग्मी बी एक्स को वाई ज्ञात कीजिए। जो आप यू एक्स वाई बी एक्स विश्लेषित फलन है आप जानते हैं, तो एफ जेड को जेड के पदों में भी ज्ञात करो। 3 चीजें पूछ रहा है आपसे। पहले देखिए आपको प्रश्नवादी फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, डेफिनेशंस क्या लिखाई थी कि ये खुद फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अब इसकी हम कैसे जांच करेंगे, एक्स और वाई के बहुपद फलन है, किसका फलन है, एक्स व वाई का क्या है, बहुपद फलन है। बहुपद फलन हमेशा कैसे होते हैं, सतत होते हैं। कैसे होते हैं समझ रहे हैं ना, ये एक्स व वाई का बहुपद फलन है, और बहुपद फलन हमेशा कैसे होते हैं, सतत होते हैं। यानी कि ये तो सतत है, यानी कि प्रसमवादी फलन है। इसके साथ ही इसके प्रथम 2 कोटियों के अवकलन भी क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल वाई, यू का एक्स के सापेक्ष यानी एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अब y के सापेक्ष कीजिए, 0 हो जाएगा, ये तो x का x के सापेक्ष करेंगे तो फिर माइनस 6xy, है ना? मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में कि प्रथम 2 कोटियों के अवकलज, यानी कि 2 बार करना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर बराबर में दोबारा कीजिए 6x हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ एक्स के सापेक्ष करेंगे, y का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल यू अपॉन में डेल वाई बराबर -6। अब देखिए ये बहुपद फलन दिख रहा है ना, इसमें x तथा y क्या होते हैं, x तथा y के बहुपद फलन हैं। अतः यू एक्स वाई प्रसमवादी है। अभी एक कंडीशन और रह रही है भैया, कौन सी, कोस वो लाप्लास समीकरण की, x तथा y हमेशा बहुपद फलन, x तथा y बहुपद फलन है, ऐसे लिखना है इसमें, x तथा y बहुपद फलन है। बहुपद फलन हमेशा कैसे होते हैं, सतत होते हैं। मैं लास्ट में लाइन लिख दूंगा, आप लिख लेना यहाँ पर, x तथा y बहुपद फलन है, बहुपद फलन हमेशा सतत होते हैं, इतना लिखना है इसमें बस। अब ये समझिए, इसी से अगर इस क्वेश्चन में x नहीं आता ना, जैसे आप अवकलन करते ही ये टर्म 6x खाली 6 रह जाती, जैसे ये x ही होता है यहाँ पर 3x हो जाता, 3x था, तो एक बार अवकलन करते 3 रह जाता है, ऐसा सपोज कीजिए आप, है ना? तो यहाँ पर ये बहुपद फलन एक्स वाई का पद नहीं होता इसमें,
तो ये क्या नहीं होता, सतत नहीं होता। कैसा नहीं होता, सतत नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस आगे होता ही नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। अधिकतर क्वेश्चन यही होगा सब, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो पूछ रही नहीं रहा आपसे, लेंथी क्वेश्चन पूछेगा, तो हमेशा ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें सतत होगा, लेकिन आपको दर्शाना होगा भैया कि सतत है या नहीं। समझ गए ना? अब इस टाइप का कोई भी फलन आ जाए, कुछ भी दे सकता है मान, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 6x, इस पे स्क्वायर था शायद ना? हाँ, स्क्वायर था। लाप्लास समीकरण क्या होता है देखिए, लाप्लास समीकरण डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर में 0। देखिए इसका मान रखिए 6x माइनस 6x संतुष्ट कर रहा है ना, इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः आप नीचे लिखते हैं ना भाई, लिख लेना, खुद मैं बोल देता हूँ। अतः ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। फिर लास्ट में लिखना फलन, कैसे लिखना, फलन यू एक्स कोमा वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एक संवादी फलन है। इस तरह से लिखना। आपको पूरे मार्क्स क्वेश्चन में तभी मिलेंगे जब आप भाई हिंदी भी लिखेंगे, है ना। हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लिखनी है, लैंग्वेज तो लिखनी होगी भाई, ये नहीं डायरेक्ट ओनली कैलकुलेशन वाला पार्ट करके आ जाए। लिखा करोगे ना। एक भाग हो चुका है आपका। अब देखिए, तथा इसका संयुग्मी वी एक्स कोमा वाई ज्ञात कीजिए। अब आपको फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, वी एक्स कोमा वाई, संयुग्मी वी एक्स कोमा वाई ज्ञात कीजिए। तब आपको इस कंडीशंस में क्या करना होगा, आंशिक अवकलन करना होगा v का, dv dv बराबर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो आपको इसी तरह करना है भैया ना, dv v का इस तरह आंशिक अवकलन करते हैं। आप जानते होंगे, आपने खूब किया भाई 12th में, डेल वी अपॉन में डेल वाई। आंशिक अवकलन किस तरह करते हैं, इस तरह करना भैया ना। अब मैंने उस पिछले लेक्चर में बताया था सी आर इक्वेशन, कोशी रीमान समीकरण क्या होता है, इसलिए बोला था कि प्रूव करने के साथ साथ आपको याद भी होनी चाहिए। डेल वी अपॉन में डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई बराबर में माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स। ये क्या होता है, कोशी रीमान समीकरण होता है। क्या होता है, कोशी रीमान समीकरण होता है। अब देखिए यहाँ से डी वी बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई और डेल एक्स, प्लस में डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल यू अपॉन में डेल एक्स लिख सकता हूँ, डेल यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। आगे सॉल्व कीजिए, कुछ मान आ रहा हो तो देखिए, डेल यू अपॉन में डेल वाई का मैंने मान निकाला होगा शायद, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6xy dx, ये मान निकाला था ना। प्लस में डी यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान था 3x स्क्वायर, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ अब मैं, है ना। प्लस में एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डेल वाई डेल वाई। अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वैसे आप बता सकते हैं कौन सी समीकरण है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, यूनिट नंबर सेकंड में। पहचानो कौन सी समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। क्या कंडीशन होती है, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई बराबर में 0 हो तो कौन सी समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण। जांच कर सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल होनी चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। ये आपको जांच करना होता है उसमें, है ना। डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एन एक्स, ये यथार्थ अवकल समीकरण बन रही है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है अब इस इक्वेशन का। तो वैसे आप या तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेना, या इसको इस तरह खोलना, मैं देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है भैया ना। इस या तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना या इस तरह खोलना। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, याद है किसी को,
एम डी एक्स माइनस एन का इंटीग्रेशन माइनस प्लस है यहाँ पर भी है ना, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स इंटीग्रेशन एम डी एक्स। डी वाई बराबर में सी। लेकिन ये मैं यूज में नहीं ले दे रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ है ना, याद करने के लिए, याद रखना भैया ना। या तो आप इस तरह सॉल्व कर लेना, ये इसलिए बता रहा हूँ किसी को ये थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आए तो वो भाई इस तरह खोल कर देख लेना, इससे खोल कर देख लेना, इससे हो जाएगा एम डी एक्स एन माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ एम का वो करना है आपको, यहाँ एन का करना है, इस तरह खोल लेना है इसको। ये कौन सी समीकरण है? यथार्थ अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आपके लिए इजी रहेगा है ना। 6s/dx प्लस में एक्स क्यूब क्योंकि उससे आप खुद सोच लीजिए कितना लेंथी हो जाएगा, आपको 2-3 केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यथार्थ अवकल समीकरण आपने खूब पढ़ा होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करवाए थे उस पर। 6x/, अब आप इसको खोलिए। अब इसमें ये ध्यान रखना, जब आप x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो इसको नियत रखना भाई, यहाँ से 6y नियत रह जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस में। अब ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा समझना आप, इसमें एक्स क्यू को आपको एक्स क्यू नहीं, एक्स वाले भाग को छोड़ना है, इसको एक्स वाले भाग को छोड़ना है, एक्स के भाग को आपको छोड़ना है। अगर कोई ये क्वेश्चन करेगी अब ये किस लिए छोड़ दिया, किस लिए, क्या, कैसे छोड़ दिया, तो भाई वो उस क्वेश्चन सूत्र से कर लेना है ना। अगर लगे कि आंसर सही नहीं आ रहा आपको, तो सूत्र से खोल कर देख लेना। मैं आपको क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने इस तरह छोड़ रहा हूँ है ना, और मान कर चलना होता है आपको चीज़ें। एक्स क्यू को छोड़ देना। अब आपको -3x, अब किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, माइनस, अब y के सापेक्ष करेंगे तो इसमें x को छोड़ देंगे, इसमें x को छोड़ देंगे। अगर इसी तरह इसमें y वाला पार्ट होता है जैसे प्लस में y की, तो उसको y क्यू को नियत मानकर छोड़ने पर इस तरह कर देते, लेकिन गुना में है तो यहाँ से आप इसको x को छोड़ देंगे, तो 3x वाई क्यू अपॉन में 3 प्लस में कॉन्स्टेंट आ जाएगा c। समझ रहे हैं ना, दिख रहा है भाई को है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे सॉल्व कीजिए, v आ जाएगा ये तो है ना, v बराबर 3x² में y माइनस एक्स वाई क्यू प्लस में c, यही आएगा ना। कैंसिल हो जाएगा, 3x² y, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई क्यू, v का मान आ गया। अब आपको ये कंडीशन भी हो गई, एफ जेड बराबर दे रखा है यू एक्स कोमा वाई आया था वी एक्स कोमा वाई, जो आपका क्या होता है विश्लेषिक फलन होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एफ जेड को जेड के पदों में भी ज्ञात करो, एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई, ये आपको दे रखा है। अब इसको जेड के पदों में ज्ञात करना है, ये एक्स वाई के टर्म में दे रखा है। तो देखिए एफ जेड बराबर यहाँ से यू एक्स कोमा वाई का मान देखिए, अब प्रॉब्लम होगी शायद, वो मैं मान निकाल चुका हूँ और मैंने डिलीट कर दिए, ध्यान नहीं दिया। यू एक्स कोमा वाई का मान, सॉरी इसमें तो डायरेक्ट लिख रहा है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x² है ना, प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई का मान, वो शायद अवकलन काम में आ जाए ना, वो तो दोबारा कर लेंगे। 3x² y माइनस एक्स वाई क्यू प्लस में c, इसको खोल लीजिए यहाँ से, एफ जेड बराबर एक्स क्यू माइनस 3x y का स्क्वायर प्लस में आयोटा 3x² y माइनस आयोटा एक्स वाई क्यू प्लस में आयोटा c, आयोटा c। अब देखिए आपको जेड के पदों में ज्ञात करना है, तो कुछ कीजिए इसमें गुणा वगैरह जिससे सॉल्व हो सके। एक्स क्यू
मैं अगर इसमें आयोटा स्क्वायर से गुना कर दूँ, इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना भैया, आयोटा स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, और माइनस चिन्ह इसको हटाएंगे तो वही क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। स्क्वायर लिख देना इस पर। प्लस में, अब देखिए, आयोटा 3x² वाई, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, वो देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, आयोटा क्यूब एक्स वाई का क्यूब प्लस में आयोटा सी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा क्यू का मान क्या होता है, -1, तो लिख सकते हैं ना आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो क्या हो जाएगा, वही माइनस चिन्ह आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस में 3x आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस में 3x का स्क्वायर आयोटा वाई प्लस में x आएगा क्या इस टर्म में, शायद नहीं आएगा यार। यहाँ से गुना किया 3x, किसके सापेक्ष कर रहे हैं आप, y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, x को छोड़ देंगे, वाई एक्स में x तो आएगा यार, x नहीं आना चाहिए था शायद, है ना। इक्वेशन कैसे बनेगी भैया, x तो नहीं आएगा यार, चलो मैं देखता हूँ, है ना। x आयोटा वाई, आयोटा क्यू वाई क्यू प्लस में आयोटा सी, है ना। स्क्रीन शॉट लीजिए। सुनो भैया, इसमें एक मिस्टेक हो रही है भैया, रोजीना की मिस्टेक हो रही है, दिमाग खराब हो जाता है, ध्यान नहीं रहता इसमें ना, ये मान मैंने गलत रख दिया यहाँ से। आपको मान किसका रखना था, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान रखना था, इसका आप अवकलन कीजिए, किसका, तो 3x² 3 - 3 y² है ना, वो अब x के सापेक्ष कर रहे हैं ना आप, ये मान क्या आएगा, वो अवकलन देख लेना, स्टार्टिंग में सही किया वो तो वैसे, 3x² - 3 y², क्योंकि यहाँ से आपको किसका मान रखना है, डेल यू अपॉन में किसका मान रखना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान रखना है, तो अब निकालिए, देख इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, 3x² - 3 y², क्योंकि x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी बोल रहा है ये गलत क्यों आ रहा है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें 3x² - 3 y², अब देखिए डी वाई, अब 3x² को तो आप छोड़ देंगे, इसमें x वाली टर्म है नहीं, तो इसकी तरह कर देते, उसको छोड़ देते 3x, जैसे अभी मैंने किया है उस तरह से। अब यहाँ पे ऐसा कर देना, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई सूत्र नहीं बन रहा है ना, इस वजह से मेरे को मालूम हो गया था। 3x² मान तो सही होगा ना, 3x² - y। अब देखिए यहाँ से, अब सूत्र बन जाएगा, अब ये देखिए, x प्लस में आयोटा वाई क्यू का सूत्र बन रहा है या नहीं, ये देखिए आप खोलिए, यानी कि a प्लस में b का क्यू, a प्लस बी का क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस 3a² प्लस में 3ab का स्क्वायर, ये बन रहा है, इसको खोल लीजिए, है ना। एफ जेड, वो वही अवकलन उतारने में गलती हुई थी, ध्यान नहीं दिया था, वहाँ से सही मान नहीं उतारा था। आप जानते हैं z बराबर क्या होता है, x प्लस में आयोटा y, तो इसको लिख सकते हैं एफ जेड बराबर में z का क्यूब प्लस में आयोटा c, और आपको z के पदों में ही निकालना था। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी है भाई, आसानी से समझना, एक बार आप डेफिनेशन को पढ़ना कि प्रसंवादी फलन क्या होता है, फिर आप क्वेश्चन पर जाना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें 3 चीज़ें पूछ रहा था, प्रसंवादी है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो सबसे पहले उसी इक्वेशन को देखना है, वो सतत है, 100% वो सतत होगा भैया ना, नहीं तो सतत होता ही नहीं, तो वो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जो है नहीं। फिर उसको दो अवकलन, दो कोटि तक उसका अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है, वो सतत है नहीं, ये जांच करनी है।
हाँ, ऐसा हो सकता है प्रसंवादी फलन है या नहीं जाँच कीजिए, ये आपको 1 नंबर में दे सकता है। फिर इसका संयुग्मी v x, y ज्ञात करना है, वो आप आंशिक अवकलन कर निकाल सकते हैं। फिर z की टर्म fz बराबर है, आपको विश्लेषिक फलन दे रखा है, fz के पदों में ज्ञात करना है। यहाँ से भाई अवकलन वगैरह मान रखते टाइम ध्यान रखना, जिस तरह मैंने गलती की थी ना, ये गलत उतार दिया, इसी तरह आप एग्जाम में ध्यान रखा करो भैया ना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब सुन लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले, वैसे बुक में क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आप ट्राई कर लेना, है ना। है भी या नहीं ध्यान भी नहीं दिया मैंने इतना, लेकिन क्वेश्चन तो ये आया हुआ है। आप इस पर सॉल्व करना है, यू एक्स कॉमा वाई बराबर वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई का स्क्वायर, इस पर सॉल्व करना है। ये सारी कंडीशन यही है ना, ट्राई करना भाई, कर सकते हैं, कोशिश करने में क्या जा रहा है आपका, प्रैक्टिस तो होगी। अब ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आप यही करके चल जाओगे, प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, यहाँ पर आपसे चीज़ें ये पूछेगा, लेकिन ये समीकरण तो चेंज कर सकता है ना, तो आप इस पर कर लेना। वो एग्जाम में देख लेना 100% ऐसे घुमा कर देगा, लेकिन क्या कॉलेज में तो डायरेक्ट फिक्स है, फिक्स क्वेश्चन है उनके, 2 4 5 क्वेश्चन आप हर यूनिट से कर जाओ, उनसे क्वेश्चन बाहर आते नहीं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, देखिए भैया ना, क्वेश्चन पर नज़र मत डालिए, उससे पहले टॉपिक समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन करना भैया ना, मैंने जो बताया है मिल्स थॉमसन। एक ज़रूर बात है भाई, मैं जितने भी लेक्चर डालूँ, जैसे किसी भी यूनिट के 5 6 लेक्चर, उनसे को बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये 100% श्योर है कि आपको उनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम, है ना। जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन ऊपर 2 क्वेश्चन नीचे, तो उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 5 6 लेक्चर में से। उस हिसाब से मेहनत कराऊंगा कि क्वेश्चन आपका रहे ना। हर सेमेस्टर में आपने देखा होगा, बेहतर किया है मैंने, सुधार किया है ना, तो आप फुल कोशिश रहेगी। कोशिश क्या है, इस बार तो बहुत अच्छे से कराऊंगा भैया ना, मिल्स थॉमसन विधि। तो फर्स्ट लेक्चर में कुछ नहीं था, फर्स्ट लेक्चर से उसमें कुछ नहीं है ना, वो वहाँ से आपको सिर्फ सूत्र याद करने। सेकंड लेक्चर से दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, और एग्जाम में उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, टर्म टेस्ट की दृष्टि से भी मोस्ट हैं, और सेमेस्टर में भी। इस लेक्चर से कौन सा क्वेश्चन आएगा थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, है ना। मिल्स थॉमसन विधि, तो देखिए क्या होती है। इसमें आपको ये प्रूफ नहीं करनी, जब एक संयुग्मी फलन, भाई इसमें अभी इंक डालिए, तो थोड़ा ज़्यादा डार्क चल रहा है ना, तो ब्लैक यूज कर लेता हूँ। जब एक संयुग्म फलन दिया हो, उसका विश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात करना, एफ जेड ज्ञात करना, ये सीखना है आपको। वैसे इसका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ मत करना आप, अभी तक इस एग्जाम में नहीं आया भैया ना, अब तक आर कॉलेज में तो आया नहीं, और इस बार भी नहीं आएगा। इस पर क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर, जो मैं आपको करवाऊंगा। आप सूत्र लिख लेना, 2 सूत्र हैं। जब आपको यू दिया हो, यू गिवन हो, है ना, या इस तरह बोल दे भाई, कहीं ये ध्यान रखना, यू एक्स कॉम वाई दिया हो, है ना, इस तरह भी बोल सकता है, यू दिया हो, तब आपको एफ जेड किस तरह ज्ञात करना है, फलन एफ जेड ज्ञात करना है ना, वो आपको इस तरह ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन आई जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साई जेड कोमा जीरो डी वाई प्लस में सी, ये कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ से आई जेड कोमा जीरो बराबर हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन में डेल एक्स, साई, सही है ना ये, साई जेड कोमा जीरो बराबर लिख सकते हैं डेल यू अपॉन में
डेल वाई। या ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई एक्स कोमा वाई, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, साई एक्स कोमा वाई, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब आपको यू दिया हो तब आपको ये सूत्र लगाना है। जब आपको क्या दिया हो, यू दिया हो, तब आपको ये सूत्र लगाना है, सूत्र याद कर लेना। और जब केस सेकंड देखिए, जब आपको बी एक्स कोमा वाई गिवन हो तब एफ जेड किस तरह ज्ञात करते हैं, वो सूत्र देखिए। फर्स्ट याद हो गया तो सेकंड आपके लिए इजी है, समझने की कोशिश करना। इसमें फाई की जगह आप जी आ जाएगा, जी जेड कोमा जीरो, माइनस चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा, आयोटा एच जेड कोमा जीरो डी वाई प्लस में सी। इसमें भी वही जी जेड कोमा जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हैं, और एच जेड कोमा जीरो को लिख सकते हैं डेल यू अपॉन में डेल वाई। या इसको ये ऐसे हो सकता है जी एक्स कोमा वाई, और ये एच जेड कोमा एक्स कोमा वाई, इस तरह भी हो सकता है, ध्यान रखना है ना। तो ये दोनों सूत्र हैं, मिल्स थॉम्पसन विधि के ये सूत्र यूज में लिए जाएंगे। क्वेश्चन एक पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा इस बेस पर, है ना। उनमें से क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है, इस पर क्वेश्चन कन्फर्म आता है भाई, 100% श्योर है इस पर क्वेश्चन आएगा। इस विधि पर क्वेश्चन कब अवश्य आता है, जब एक संयुग्मी फलन दिया हो तो उसका विश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात करना। विश्लेषिक फलन किस तरह ज्ञात करना है, उसके लिए दोनों सूत्र याद कर लेना। जब यू गिवन दिया हो तो आपको ये सूत्र लगाना है, जब बी गिवन हो तो आपको ये सूत्र लगाना है। अब देखिए, तो आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, मैंने ऊपर क्वेश्चन लिख रखा है। यदि यू निम्न प्रकार हो तो इनके संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड दे रखा है आपको, यू प्लस में आयोटा वी ज्ञात करो। कुछ समझे आप? आपको क्या दे रखा है, यू गिवन है, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, तब विश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात करना है, तो फर्स्ट सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, फर्स्ट सूत्र लगाना है ना। अच्छे क्वेश्चन है भाई, इस पर करने चाहिए ना। सॉल्यूशन देखिए, आप अवकलन कीजिए इसका। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, अवकलन करना है। अवकलन कीजिए एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। देखिए यू अपॉन बी से, सूत्र सभी को याद होगा, यू अपॉन बी से कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस में कॉस 2x स्क्वायर कीजिए। किस तरह करते हैं, बी को छोड़िए, बी क्या है यहाँ पर, कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस में कॉस 2x। यू को छोड़िए, बी को छोड़िए, यू का कीजिए साइन 2x का क्या हो जाएगा, कॉस 2x। 2x करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा भैया, माइनस। अब आप साइन 2x को छोड़ दीजिए, किसको छोड़ देंगे, साइन 2x को छोड़ देंगे। अब यहाँ से कीजिए इसका, तो वाई इस टर्म में वाई है, तो वाई का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना भाई, जब आप ये गलती मत करना, इसमें तो यूज में लिया नहीं जा रहा है। कोस हाइपरबोलिक्स का करें तो माइनस साइन हाइपरबोलिक ये नहीं आएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक्स में माइनस चिन्ह नहीं आता। ये चीज़ ध्यान रखना। आप जानते हैं कि cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन cos हाइपरबोलिक्स का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक्स भाई, इसमें माइनस चिन्ह नहीं आता। ये चीज़ आप अवश्य ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में यूज में नहीं आ रही, लेकिन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकती है ना, तो यहाँ विशेषकर ध्यान रखना, गलती मत करना। अब देखिए अवकलन कीजिए, इसका वाई एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। cos 2x का कीजिए, अब cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, तो 2x का 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए अब इसको, डेल यू अपॉन में डेल एक्स बराबर cos हाइपरबोलिक x 2y प्लस में cos 2x
टू कॉस टू एक्स। इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं माइनस टू साइन स्क्वायर टू एक्स लिख सकते हैं ना। गुना करके लिख दीजिए माइनस टू साइन स्क्वायर टू एक्स, इसको इस तरह से लिखिए कोस हाइपरबोलिक टू वाई प्लस में कोस टू एक्स। सबसे पहले आपको जब u कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आपको अवकलन करना है, फिर सूत्र अप्लाई करना है। अब अवकलन कर देंगे। अब देखिए यहाँ से फाइव जेड कोमा जीरो, ये अप्लाई कीजिए इसमें, क्योंकि सूत्र में ये कंडीशंस लगती है ना भाई, क्योंकि आपको ये सूत्र होता है, मैं सूत्र लिख देता हूँ, एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन आई जेड कोमा जीरो माइनस हाइपर सॉरी जेड कोमा जीरो डी वाई प्लस में सी, ये सूत्र होता है। तो फाई जेड कोमा जीरो ज्ञात करना होता है, फिर साई जेड कोमा जीरो ज्ञात करना होता है, फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप ये ज्ञात कीजिए, इसमें करना कुछ नहीं, एक्स, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना, फाई जेड कोमा जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, फाई एक्स कोमा वाई, इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि एक्स की जगह आप जेड रखिए, वाई की जगह जीरो अप्लाई कीजिए, ये चीज आपको करनी है। इसमें कीजिए बाई की जगह जीरो रखेंगे, पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कोस जीरो, कोस जीरो का मान क्या होता है, वन होता है, जानते ना सब, याद है, कोस जीरो का मान क्या होता है, वन होता है। इसमें अप्लाई कीजिए प्लस में कोस टू एक्स, एक्स की जगह जेड आ जाएगा, यानी कि कोस टू जेड क्या आ जाएगा, कोस टू जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस टू जेड आ जाएगा, टू कोस टू जेड माइनस टू साइन स्क्वायर टू जेड। अब देखिए नीचे, इसमें भी अप्लाई कीजिए, वन प्लस में कोस टू जेड हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया, देखिए किस तरह है, वाई की जगह हम जीरो अप्लाई करेंगे, कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का मान क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, और टू कॉस टू जेड प्लस में टू कॉस स्क्वायर टू जेड माइनस में, भैया इसमें माइनस प्लस चिन्ह आएगा, है ना, क्योंकि माइनस तो है ही यहाँ पहले से, माइनस चिन्ह तो आएगा ही, फिर कॉस का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन टू एक्स आ जाएगा, माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना, प्लस में टू साइन स्क्वायर टू जेड, वन प्लस में कोस टू जेड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, फाइव जेड कोमा जीरो बराबर टू कोस टू जेड, टू कोस टू जेड प्लस में, इसमें से देखिए टू आप कॉमन ले लेंगे, तो कोस स्क्वायर टू जेड प्लस में साइन स्क्वायर टू जेड, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, टू अपॉन में वन प्लस में कोस टू जेड का स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए, तो वन प्लस में कोस टू जेड आ जाएगा, वन प्लस में कोस टू जेड आ जाएगा, स्क्वायर एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइव जेड कोमा जीरो का मान क्या आ जाएगा, वन अपॉन में, सॉरी टू है ऊपर, टू अपॉन में वन प्लस में कॉस टू जेड। इस तरह से आपको इस विधि पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आपको जेड कोमा जीरो ये निकालना है, जेड फाई जेड कोमा जीरो और साई जेड कोमा जीरो, है ना, जेड कोमा जीरो निकाल चुके हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ भाई ना। अब आपको क्या निकालना है, अब आप किसके सापेक्ष कर चुके हैं अवकलन, एक्स के सापेक्ष कर चुके हैं। फाइव जेड कोमा जीरो कब निकलेगा, जब एक्स के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना, क्या बताया था, आप कंडीशंस बताई थी, ध्यान हो तो, फाइव जेड कोमा जीरो किसके इक्वल होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, अभी तो बताई इसी लेक्चर में, फाइव जेड कोमा
साई जेड कोमा जीरो किसके इक्वल होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई के। जब आपको ये ज्ञात करना है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, जब ये करना है तो वाई के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब वो यू भी आपको कुछ भी वो क्वेश्चन में फलन दिया आएगा, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको ये निकालना है ना साई दूसरा मान, तो इसका v के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डेल यू अपॉन में y के सापेक्ष, डेल यू अपॉन में डेल y। अब यहां से देखिए cos हाइपरबोलिक 2y प्लस में cos 2x का स्क्वायर। कंडीशंस सॉल्व कीजिए, पूरा जीरो बन जाएगा भैया ना अवकलन करेंगे तो। cos हाइपरबोलिक 2y प्लस में cos 2x, ये तो भाई जीरो बन ही जाएगा, जब साइन 2x का करेंगे जीरो आ जाएगा, है ना। फिर देखना, फिर माइनस, इसको छोड़ देंगे, इसको साइन 2x को, इसको साइन 2x को, माइनस साइन 2x, इसका कीजिए। वो समझ आया ना मैंने कैसे डिलीट किया, जब आप इसको छोड़, यहाँ यू आ जाएगा, इसका करेंगे बाई के सापेक्ष शून्य आ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। फिर माइनस साइन 2x को छोड़ दीजिए। अब आप इसका कीजिए कॉस हाइपरबोलिक x का क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 2y। ये मैं बता चुका हूँ ना, माइनस चिन्ह नहीं आएगा हाइपरबोलिक्स में, इसमें आ जाएगा माइनस साइन 2x। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता था आपसे कि यहाँ पूरी कंडीशंस जीरो बन जाएगी। जब आप इसमें जी साई जेड कोमा जीरो अप्लाई करेंगे ना, वाई की जगह जीरो रखेंगे, वाई की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। भाई ये थोड़ा अवकलन तो अजीब सा आ गया है ना। कोस हाइपरबोलिक एक्स, दोबारा से देखिए अवकलन को, कंडीशन पूरी जीरो बननी चाहिए भाई। डेल यू अपॉन में डेल वाई, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष। कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस में कोस 2x, इसका तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये टर्म आप छोड़ देंगे ना, पूरी कंडीशंस क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, बन जाएगी ना। इसको आप यहाँ छोड़ेंगे, x का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। माइनस माइनस चिन्ह, साइन 2x, माइनस साइन 2x छोड़ देंगे। अब देखिए, अब आप इसका कीजिए cos हाइपरबोलिक्स x का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक्स y क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक्स y, है ना, साइन हाइपरबोलिक्स y, साइन हाइपरबोलिक्स 2y माइनस साइन 2z क्या हो जाएगा, -2 sin z। क्या किया आपने, साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y, जीरो हो गया, ये समझ आ रहा है जीरो किस तरह बन रहा है, साइन 2x समझ आ रहा है, कोस हाइपरबोलिक x का साइन हाइपरबोलिक कोस, अरे भैया ये शून्य हो जाएगा ना, क्योंकि x के सापेक्ष करेंगे, y के तो शून्य हो जाएगा, मैं तभी बोल रहा कि जीरो बननी चाहिए। अब आप देखिए जीरो बन रही है नहीं, ये जीरो, इसमें आप y की जगह जीरो अप्लाई करेंगे, ऊपर की पूरी टर्म बन जाएगी, तो इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। वो अवकलन x के सापेक्ष कर रहे तो y जीरो रखना चाहिए था। अब देखिए, अब आप इस पूरे सूत्र में इस मान को रखिए, एफ जेड बराबर एफ जेड बराबर, वैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, है ना, फाइव जेड को मान जीरो का मान क्या है, 2 1 प्लस में cos 2z माइनस जीरो डी जेड प्लस में सी।
बराबर में देखिए 2 1 प्लस में cos 2z dz। किस तरह सॉल्व करना है इंटीग्रेशन देखिए, 2 अपॉन में 1 प्लस cos 2z को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर z माइनस 1। देन cos 2 थीटा को आप क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही तो लिखते हैं। cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर जेड माइनस 1, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड प्लस में सी, सेक का क्या होगा, एफ जेड बराबर में टेन जेड प्लस में सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं भाई, बाकी आ जाए तो आपका लक है ना। लेकिन ये मैंने आपको जो थ्योरम है उसको समझाने के लिए कराया है, क्योंकि मैं शुरू में स्टार्टिंग में आपको हार्ड क्वेश्चंस करा देता तो आपको समझ नहीं आता। अभी आप इसको इस लेक्चर में 2 टॉपिक बताएं, उस वो 2 क्वेश्चन करना, इस क्वेश्चन को करना, सूत्र याद करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, मिल थॉम्पसन विधि पर, और उस लेक्चर में मैं आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य कराऊंगा भाई। 1 घंटे की क्लास होगी फिक्स उसकी, और उसमें से क्वेश्चन अवश्य आएगा, क्योंकि मिल थॉम्पसन विधि से क्वेश्चन आता है, इस विधि से क्वेश्चन आता है। तो उस वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आएंगे, थोड़े हार्ड हैं, समझ आ जाएंगे। वैसे मैं स्टार्टिंग में ऐसा कुछ उस तरह का क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि फिर आपको ये विधि अटपटी लगने लगती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन से समझाया है। सबसे इजी क्वेश्चन है तो भैया ना, ठीक है। वो लेक्चर भी मैं डाल दूंगा, आप देखा करो भैया। टाइम है नहीं, टर्म टेस्ट आ गए पर, लेकिन आप क्यों एक्टिव नहीं है पता नहीं। जैसे एक दिन में कर लोगे सब, मैथ है भाई, ऐसे नहीं होती। ठीक है ना भाई।